नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। थोड़ी देर में यह मुलाकात संभव है। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली मुलाकात होने वाली है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। अब से कुछ ही देर में, यानी थोड़ी देर में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हो सकती है। कुछ ही मिनटों का और इंतजार। आपको बता दें कि बीते 5 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में डटे हुए हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। संघ के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। इस दौरान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद यह पहली बार होगा जब भारतीय जनता पार्टी का कोई दिग्गज नेता संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं। अवनीश, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे, कुछ ही देर का और समय रह गया। आपसे जानना चाहेंगे कितनी देर में यह मुलाकात संभव? जी, अभी उत्तर प्रदेश के मुखिया जो है गुड़दैया नाले पे हैं। गुड़दैया नाले का उन्होंने कार्यक्रम का संबोधन किया। इसके बाद वो नकहा जाएंगे। नकहा के बाद संभवतः एसबीएम एकेडमी पब्लिक में जो है मोहन भागवत जी प्रवास कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 7:30 से 8 के बीच आशंका जताई जा रही है। संभवतः हो सकता है कि मुख्यमंत्री महोदय जो है लगभग 7:30 और 8 बजे के बीच में आरएसएस प्रमुख से मुलाकात करें, क्योंकि अभी कुछ आधिकारिक बयान सामने निकल करके नहीं आया है। बिल्कुल, यानी कुछ ही देर का और इंतजार और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। अवनीश, क्या माना जाए, इस मुलाकात में क्या कुछ संभव, किन किन मुद्दों पर यहां पर चर्चा हो सकती है, कितनी सकारात्मक ये मुलाकात माने? अगर हम मुलाकात की बात करें तो चूंकि अभी अधिकारियों का कोई सार्थक बयान नहीं आया है और वहीं संघ के जो कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी हैं, लगातार सुबह से मीडिया उनसे मिलने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी मोहन भागवत जी भी मीडिया से नहीं मिले हैं। संघ के जो बड़े चेहरे हैं वो भी मीडिया से कुछ बात नहीं कर चली, इसलिए कुछ आशंका जताई जा रही है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस विषय पर चर्चा होगी और क्या चर्चाएं होंगी। और मोहन भागवत जी की जो नाराजगी है बीजेपी से, क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया इस नाराजगी को दूर कर पाएंगे, तो अभी कुछ खास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुबह से जो है सबकी निगाहें इसको लेकर के लगी हुई हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि बीजेपी और आरएसएस के बीच काफी दूरियां बढ़ गई थी। अलग अलग तरह के बयान दिए गए। पहले जेपी नड्डा का बयान, उसके बाद मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार का भी बयान सामने आया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अब जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे, क्या माने ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण उन दूरियों को खत्म करने के लिए? जैसे लगभग अगर हम संघा की बात करें, जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष पे, तो आप सीधे देख रहे हैं कि अवध की 8 सीटों पे बीजेपी की बड़ी हार हुई, क्योंकि राम नाम पे ही पूरी सियासी दौर जो है बीजेपी का टिका हुआ था। लेकिन अगर हम अवध की बात करें, राम की बात करें, तो राम नाम की इस बार जो है जो लूट थी वो शायद मत नहीं, तो इसी कहीं ना कहीं से माना जा सकता है, जो विपक्ष निशाना साध रहा है, तो इससे माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं से आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत और आरएसएस की जो टीम है, आरएसएस के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं से बीजेपी से नाराज थे। बिल्कुल, यानी कोशिश यही कि रूठे हुए को मनाया जा सके इस मुलाकात के बाद, और इसी मुलाकात पर सभी की निगाहें, हालांकि उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अवनीश, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। एक बार न्यूज रूम से अजितेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजितेश जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि आरएसएस और बीजेपी में थोड़ी दूरियां दिखी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, जेपी नड्डा का बयान आया, उसके बाद मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया। अब जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे, क्या माने इस मुलाकात के बाद क्या कुछ संभव, और क्या जो रूठ गए हैं उन्हें मनाने की यहां पर कोशिश की जाएगी, जो दूरियां बन गई हैं उन्हें यहां पर कम किया जाएगा? बिल्कुल रिया, देखिए लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए और उसके बाद जिस तरह के बयान आए अलग अलग लोगों की तरफ से, फिर वो चाहे मोहन भागवत का बयान हो, फिर वो इंद्रेश कुमार का बयान हो, या उसके पहले जेपी नड्डा के बयान की बात करें, ये तमाम चीजों के बाद आज जब इस मुलाकात की बात हो रही है, तो अपने आप में ये मुलाकात तब खास हो जाती है कि जब इसकी कोई खबर नहीं होती है, इसका कोई ऐलान नहीं होता है। लेकिन आज ही के दिन गोरखपुर में मोहन भागवत हैं और आज ही के दिन
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच जाते हैं और दिन भर इस बात का अटकलों का बाजार गर्म रहता है कि मुलाकात होगी, और जाहिर सी बात है जब ये बाजार गर्म है तो मुलाकात होगी। और अब जो समय निकल कर आ रहा है वो 7:30 तक या 8 बजे तक ये मुलाकात होने की संभावना है। अब रिया, दूसरी बात यहाँ पर कि इस मुलाकात के मायने क्या है। देखिए, चुनाव परिणामों के बाद ये पहली मुलाकात आरएसएस के किसी व्यक्ति से और खासतौर पर सरसंघ चालक मोहन भागवत से बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को सबसे ज्यादा निराश किया है, और ऐसे में कई सारे सवाल बीजेपी के मन में भी हैं आरएसएस को लेकर। आरएसएस के मन में जो सवाल थे बीजेपी को लेकर, ये मुलाकात जब होगी काफी चीजें जो है वो दूर होंगी और आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हार पर मंथन भी होगा और साथ ही साथ यहाँ पर इस बात पर भी चर्चा होगी कि संघ का किस तरह से विस्तार उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा सके, क्योंकि जाहिर सी बात है एक वैचारिक संगठन है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जो करीबिया है, अभी से नहीं शुरू से वो जग जाहिर है। तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीजों को लेकर आज ये मुलाकात होने वाली है। जितेश जी, अगर एक तरह से देखें ये जो मुलाकात की टाइमिंग है, यानी ठीक लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आते हैं उसके बाद ये मुलाकात, दूसरी तरह से जब देखें जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे निराशाजनक भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा, तीसरी चीज अगर देखें जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के बीच दूरी, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चले, बयानबाजियां हुई, उसके बाद ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण और क्या समीकरण बनते हुए, आप एक बार अच्छे से विस्तार से समझाइए। बिल्कुल रिया, देखिए ये बात तो साफ हो गई थी जब जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि ये बयान आरएसएस को पसंद नहीं आएगा। इसके बाद मोहन भागवत की तरफ से जब बयान दिया गया तो और क्लियर हो गया कि हाँ, इस बात का अंदाजा सही लगाया जा रहा था कि आरएसएस को जेपी नड्डा का बयान पसंद नहीं आया। और जब चुनाव परिणाम आए और आरएसएस शायद इसी बात का इंतजार भी कर रही थी कि चुनाव परिणाम आए तब कुछ बोला जाएगा, परिणामों को देखते हुए मोहन भागवत का उसी को लेकर बयान आया और उसके बाद बैक टू बैक इंद्रेश कुमार का बयान आया। और देखिए एक खास बात और है रिया, इस मुलाकात में आज जब ये मुलाकात होने वाली है तो इंद्रेश कुमार जो कल बीजेपी पर फायर हो रहे थे वो आज सुबह इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राम भक्त है और राम भक्त की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो ये तारीफ जब हो रही है, कल बुराई हो रही थी के जो तेवर थे वो थोड़े नरम यहाँ पर नजर आए, किस तरह से इसे देखा जाए? क्या ये चीज दर्शा रहा है कि एक बार फिर से करीब आ सकते हैं बीजेपी और आरएसएस, जो दूरियां बनी थी वो कम होते हुए, एक संकेत? रिया देखिए, खुले तौर पर भले ही दोनों ही संगठन एक दूसरे को खुद से अलग बताते हो, लेकिन जाहिर सी बात है वैचारिक जो मंथन है वो दोनों ही तरफ होता है, विचार भी मिलते हैं। और अब जब ये मुलाकात हो रही है और आपने इंद्रेश कुमार के तेवर के बारे में पूछा तो जाहिर सी बात है, देखिए वो अभी से नहीं, जब जनसंघ हुआ करता था रिया और उसके पहले से आरएसएस जो है वो लगातार बैकड्रॉप से भूमिका निभाता रहा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में। और ऐसे में अब जब ये जो तल्ख तेवर नजर आए हैं तो जाहिर सी बात है ये लंबे नहीं चलेंगे, इस चीज को समय से पहले खत्म करने की कोशिश होगी। और यही कोशिश है कि उस जो तल्खी चल रही है उसको आज की मुलाकात के बाद उम्मीद की जा रही है कि सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जितेश, जिस तरह से हम बात ही कर रहे थे लोकसभा चुनाव के परिणाम की कि सबसे ज्यादा झटका या सबसे ज्यादा निराशाजनक जो प्रदर्शन बीजेपी का रहा वो यूपी में रहा। 80 में से महज 33 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई। बीजेपी से अच्छा प्रदर्शन हमें समाजवादी पार्टी का देखने को मिला। ऐसे में जब हिंदुत्व का इतना परचम भारतीय जनता पार्टी ने या आरएसएस ने यूपी में लहराया है, मेहनत की है, उसके बावजूद जो नतीजे आए वो उम्मीद के बिल्कुल उलट आए। ऐसे में क्या आज की इस मुलाकात पर इस पर भी मंथन किया जा सकता है? क्योंकि आरएसएस और बीजेपी दोनों की, जैसा आपने भी कहा, कि विचारधारा एक ही है। बिल्कुल रिया, देखिए जब मुलाकात होगी तो मंथन भी होगा और मंथन तमाम चीजों पर होगा जो इस पूरे चुनाव के बीच में हुई, इस चुनाव के पहले हुई और इस चुनाव के बाद हुई। तीनों चीजों पर मंथन होगा। और तीनों चीजों पर मंथन इसलिए भी जरूरी है कि चुनाव के पहले ही जिस तरह की ये रूपरेखा तैयार हुई, क्योंकि जब वो रूपरेखा तैयार हुई उसी का नजारा जो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों में देखने को मिला, जो भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई पहले के मुताबिक। ऐसे में जाहिर सी बात है अब जब ये मुलाकात हो रही है तो इस चीज को लेकर मंथन जरूर किया जाएगा कि क्या कमियां रह गई। और देखिए बीजेपी भी अलग से भी इसको लेकर बैठकें कर रही है, टास्क फोर्स बनाए जा रहे हैं उसको लेकर जांच में लगे हैं, बातचीत कर रहे हैं लोगों से, रिपोर्ट सर्वे तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है जब ये मुलाकात हो रही है तो यहाँ पर भी बातचीत जरूर होगी और ये मुलाकात की शुरुआत है एक लंबे गैप के बाद। इसके बाद देखिएगा रिया, जाहिर सी बात है जो अंदाजा लगाया जा रहा है फिर ये मुलाकातों का दौर बढ़ेगा। अभी मुख्यमंत्री मिल रहे हैं,
उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष की भी बात आ रही है, अगस्त के महीने एंड में बीजेपी के अध्यक्ष भी आरएसएस की समन्वय बैठक में जाएंगे। तो यहां से ही सिलसिला शुरू हो रहा है, जो गैपिंग आ गई थी बीच में, और इसके बाद चीजें ठीक होने की कोशिश लगातार इनकी तरफ से की जा रही है। बिल्कुल, यानी जो दूरियां आ गई थी उनको यहाँ पर कम करने की कोशिश, और वो सेतु का काम यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका पर भी आपसे बातचीत करेंगे। अजितेश जी, एक बार अवनीश का रुख कर लेते हैं, अवनीश से अपडेट ले लेते हैं। अवनीश, बैठक को लेकर, मुलाकात को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास, कितनी देर में मुलाकात संभव, और जिस हिसाब से टाइमिंग की बात करें, क्योंकि सुबह से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में मौजूद है, संघ प्रमुख मोहन भागवत तो 5 दिवसीय दौरे पर पहुंचे ही हैं। बैठक की टाइमिंग को या मुलाकात की टाइमिंग को भी किस तरह से समझे? अवनीश, आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी, आवाज आ रही। अवनीश, सवाल यही था कि कितनी देर में जो मुलाकात है वो संभव है, और मुलाकात की टाइमिंग की अगर बात करें, जिस तरह से सुबह से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में मौजूद है और संघ प्रमुख मोहन भागवत तो 5 दिवसीय दौरे पर डटे हुए हैं गोरखपुर में। अब जिस तरह से आपने बताया 7:30 बजे 8 बजे के बीच ये मुलाकात हो सकती है, मुलाकात की टाइमिंग किस तरह से महत्वपूर्ण? जी, सुबह 10 बजे से मुख्यमंत्री जो है गोरखपुर में है, और सुबह से है जो है अगर हम बात करें आरएसएस के कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, सुबह से लोग कयास लगाए बैठे थे कि एक सुंदर और अनोखी मुलाकात होगी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की इस मुलाकात को देखने के लिए तमाम जो लोग हैं एसबीएम एकेडमी के सामने जो है सुबह से ही लगे हुए थे। और आप देख रहे हैं कि जो कड़ाके की धूप है, लगभग 47 से 53 डिग्री की धूप रही, लेकिन इसी बीच आरएसएस के कार्यकर्ता जो है बड़े तेजी और मुस्तैदी से वहां खड़े थे। लेकिन सुबह से और अभी तक जो है आरएसएस प्रमुख की और बीजेपी के जो है मुख्यमंत्री की अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं से लोगों को निराशाजनक भी बातें नहीं, और कुछ लोग वहां से अभी पलायन भी हो गए। अब देखना यह है कि अभी कुछ आधिकारिक बयान जो है, अधिकारियों द्वारा जो बयान है, जो आरएसएस के जो अधिकारी हैं उनकी बात करें, तो अभी इस तरह की कोई बात नहीं निकल के आ रही है कि मुलाकात कब तक हो सकती है, क्योंकि सुबह से ही जो है, यानी मुलाकात पर सभी की निगाहें कि आखिर कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मिलते हैं, उसके बाद किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है, आगे किस तरह से रणनीति बनाई जाती है, और जो दूरियां आई थी उनको क्या कम करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अजितेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वहीं आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात नारायणपुर की कर लेते हैं। तो नारायणपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ यहां पर हुई है। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है। फोर्स ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। छत्तीसगढ़ में 161 दिन में 141 नक्सली ढेर हुए हैं। 8 नक्सलियों को ढेर किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक जवान हालांकि शहीद हुआ है, लेकिन फोर्स ने 8 नक्सलियों को मार गिराकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगातार विष्णुदेव साय सरकार या विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में 161 दिनों में 141 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। तो जब से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की कमान अपने हाथों में ली है, लगातार नक्सलियों के खिलाफ, नक्सलवादियों के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस दौरान कोशिश यही की जा रही है कि जो नक्सली है उन्हें मार गिराकर या तो खत्म किया जा सके या फिर उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। तो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर नारायणपुर के अबूझमाड़ के पुतूल इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में शनिवार को जवानों ने 8 माओवादियों को ढेर कर दिया। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के एक जवान नीतीश एक्का शहीद हो गए, वहीं 2 घायल हैं जिन्हें रामपुर एयरलिफ्ट किया गया है। इस साल जनवरी से लेकर अब तक यानी 161 दिनों की अगर बात करें तो 161 दिनों में सुरक्षा बलों ने 141 नक्सलियों को ढेर किया है। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच
मुठभेड़ हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों के एक जवान की यहां पर मौत हो गई है, वहीं 8 नक्सलियों को मार गिराया गया है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर नारायणपुर के अबूझमाड़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इनकाउंटर में शनिवार को जवानों ने 8 माओवादियों को ढेर कर दिया। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस मुठभेड़ में एसटीएफ के एक जवान की भी शहादत हुई है, वहीं 2 घायल हैं जिन्हें रायपुर एयरलिफ्ट किया गया है। अगर बात करें जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब से भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है, तब से नक्सलवादियों के खिलाफ सख्त तेवर साफ दिखाई दे रहे हैं। तो इस साल जनवरी से लेकर अब तक 161 दिन में जवानों ने 141 नक्सलियों को ढेर किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे न्यूज रूम से अजितेश जी का रुख कर लेते हैं। अजितेश जी, जिस तरह से लगातार नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है जारी है छत्तीसगढ़ में, जनवरी से बात करें तो अब तक सिर्फ 141 दिनों में 161 दिनों में 141 नक्सलियों को मार गिराया गया है। बिल्कुल रिया, देखिए जब से छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णुदेव साय सरकार आई है, उसके बाद से जैसा कि बीजेपी ने शुरुआती घोषणा पत्र में भी कहा था कि जो नक्सलवाद एक अहम समस्या छत्तीसगढ़ के लिए बनी हुई है, हम आएंगे तो उस पर कार्रवाई करेंगे। और जब चूंकि उससे पहले भूपेश बघेल की जब सरकार हुआ करती थी, तभी बीजेपी इस बात को लेकर कहती थी कि बातचीत का रास्ता नहीं अपनाना है, डायरेक्ट एक्शन करना है। और देखिए सरकार में आते ही इस तरह का जो काम हुआ, और उसके बाद जैसा कि आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि 161 दिनों के अंदर 141 नक्सली ढेर किए गए हैं, वैसे ही ये एक और आज एनकाउंटर हुआ है जिसमें 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। और इसमें अगर हम बात करें नारायणपुर में ये एनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक जवान जो है वो शहीद भी हुआ है रिया, और एक जवान जो है वो घायल है, जिसका फिलहाल इलाज चल रहा है। जी बिल्कुल अजितेश जी, जिस तरह से आपने भी कहा कि बीजेपी की सरकार आने से पहले घोषणा पत्र में भी उन्होंने वादा किया था कि सिर्फ बात से अब काम नहीं चलेगा, अब एक्शन करके दिखाना पड़ेगा, और वो आंकड़ों में साफ तौर पर दिख भी रहा है कि जनवरी से लेकर अब तक सिर्फ 161 दिनों में 141 नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उन्हें ढेर किया गया है। और जब से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की कमान संभाली है, तब से सख्त एक्शन या सख्त तेवर साफ तौर पर नजर भी आ रहे हैं। बिल्कुल रिया, देखिए छत्तीसगढ़ के लिए जैसा कि सभी लोग जानते हैं, एक नक्सलवाद एक अहम समस्या है, और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बड़े तौर पर इनका जो आतंक है वो बरकरार रहता है, कई इलाकों पर कब्जा रहता है। हालांकि तमाम फोर्सेस जो हैं वो इनको खदेड़ने के लिए तैयार भी रहती हैं, कई जगह पर तैनाती की गई, लेकिन उसके बाद भी छत्तीसगढ़ ने बहुत कुछ झेला, बहुत सारी घटनाएं, बड़ी घटनाएं जो इनकी तरफ से अंजाम दी गई। तो जाहिर सी बात है ये एक्शन का टाइम है, और एक्शन जब होगा जाहिर सी बात है तभी तमाम चीज़ों का हल जो है वो निकलेगा। और जब से ये सरकार छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें बदली एरिया, उसके बाद से लगातार ये आंकड़े जो हैं, जो नक्सलियों को ढेर करने के आंकड़े हैं, ये लगातार बढ़ रहे हैं। 141 नक्सली अब तक ढेर किए जा चुके हैं 161 दिनों के अंदर, और 8 ये जो एनकाउंटर हुआ है नारायणपुर में इसमें किए गए। और ऐसी ये लगातार जो घटनाएं हैं वो फिलहाल कम भी हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन मोड में जो है फोर्सेस नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई बातचीत वाला नहीं है, और इससे अभी तक हल भी एक बार अगर हम बात करें रिया, निकलता हुआ नजर नहीं आया, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के लिए। बिल्कुल, यानी नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ में जड़ से खत्म करने के लिए लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई यहाँ पर फोर्सेस की तरफ से देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं जौनपुर से नवनिर्वाचित सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ सकती है। बसपा के पूर्व एमएलए इकबाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। खनन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बसपा के पूर्व एमएलए इकबाल को ईडी ने इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 4,440 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है। खनन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें ईडी अपना शिकंजा कसते जा रही है। दोनों मामलों में ईडी की चपेट में अब बाबू सिंह कुशवाहा भी आ सकते हैं। आपको बता दें कि बाबू सिंह कुशवाहा के रहते, जब बाबू सिंह कुशवाहा खनन मंत्री थे, तब ये घोटाला सामने आया था। जब इकबाल को खनन में पट्टे मिले थे, तब बाबू सिंह कुशवाहा ही खनन मंत्री थे। तो ऐसे में अब जांच की आंच या जांच की गाज जो है वो बाबू सिंह कुशवाहा पर भी
पड़ सकती है। आपको बता दें कि ईडी की रडार में पहले से ही बाबू सिंह कुशवाहा इस मामले में है। अब ऐसे में कब उनको समन किया जाता है, आगे उनके खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जाता है, किस तरह से पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, इसके लिए इंतजार। तो जौनपुर से नवनिर्वाचित सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बसपा के पूर्व एमएलए इकबाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे संवाददाता विवेक कुमार का। विवेक, जिस तरह से खनन घोटाले से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें बसपा के पूर्व एमएलए इकबाल को ईडी ने गिरफ्तार किया और अब इस जांच की आंच बाबू सिंह कुशवाहा पर भी गिरते हुए। बिल्कुल रिया, आपको बता दूं जो है जौनपुर के नवनिर्वाचित सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर जो है मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे, क्योंकि उनको तलवार लटक रहा है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा की जो बेहद करीबी और इकबाल पर जो है आज जो है ईडी ने शिकंजा कसा है। हजारों करोड़ों की जो संपत्ति को कुर्क किया गया है, क्योंकि जब बाबू सिंह कुशवाहा बसपा सरकार में जो है खनन मंत्री थे तो इकबाल जो है बाबू सिंह कुशवाहा की जो है करीबी माना जाता था। बाबू सिंह कुशवाहा ने जो है उसे एमएलसी बनाया, एक अहम भूमिका निभाया है। पट्टे की जमीन जो है बाबू सिंह कुशवाहा ने दिलाया था। हालांकि ईडी ने जो है बाबू सिंह कुशवाहा के करीबी की संपत्ति कुर्क किया है। कहने की बाबू सिंह कुशवाहा पर अब जो है रडार जो है ईडी लगा सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबू सिंह कुशवाहा पर 25 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें जो है सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में 6 मुकदमे दर्ज हैं। बात की जाए बाबू सिंह कुशवाहा पर जो है आज से अधिक संपत्ति और जो है एनआरसी घोटाले के मामले भी दर्ज है। हालांकि आरोप तय हो चुके हैं, लेकिन फैसला आना बाकी है। यदि कोर्ट की तरफ से जो फैसला बाबू सिंह कुशवाहा पर जो विपरीत आया तो जाहिर सी बात है बाबू सिंह कुशवाहा की संपत्ति जा सकती है। जी विवेक, जिस तरह से बाबू सिंह कुशवाहा पर 25 से ज्यादा मुकदमे पहले से दर्ज हैं, इससे पहले भी वो जेल जा चुके हैं, ऐसे में अब जो खनन घोटाले में उनको अब ईडी की रडार पर बाबू सिंह कुशवाहा भी है, क्या माने उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई? अगर इस मामले में अब अगला नंबर बाबू सिंह कुशवाहा का है, उन्हें समन किया जाता है, ईडी की तरफ से पूछताछ होती है, अगर आरोप भी सिद्ध हो जाते हैं, उसके बाद क्या माने? क्या उनकी संसदी पर भी यहाँ पर एक तरह से तलवार लटकते हुए? और रिया देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा की पहली बार नहीं है ईडी के सम्मन लेना या ईडी की तरफ से पूछताछ करना। इससे पहले भी ईडी की तरफ से जो है पूछताछ की जा चुकी है। एनआरसी घोटाले बाबू सिंह कुशवाहा का नाम सामने आया था। अब बाबू सिंह कुशवाहा के खिलाफ 25 मामले दर्ज हैं। यदि कोर्ट में जो है फैसला बाबू सिंह कुशवाहा के विपरीत आती है, जाहिर सी बात है सांसदी चली जाएगी। लेकिन जिस तरह से जो है देखा जाए जौनपुर में पिछले लोकसभा चुनाव में, जो कि हाल ही में लोकसभा चुनाव थी, बाबू सिंह कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से हराया था। अब बाबू सिंह कुशवाहा की जो है रास्ते में जो है मुकदमे की कांटे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यानी खनन घोटाले से जुड़ा है पूरा मामला, जिसमें बसपा के पूर्व एमएलए इकबाल के बाद अब जौनपुर के नवनिर्वाचित सांसद बाबू सिंह कुशवाहा की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि कब ईडी उन्हें समन करती है, आगे किस तरह से उन पर गाज गिरती है या जांच शुरू होती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। विवेक, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।